Hello dear students, this is Mansoor Mustafa. In this video, we'll solve the MCQs for the topic of deformation from the past papers of the O-level and IGCSE. Now, before going to solve these MCQs, I'll recommend you, if you haven't watched the video lecture on this topic, to first of all go through that topic, that video lecture, then you will have more understanding for these questions. ठीक है ना? अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा या आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपरली नहीं है तो आई रिकमेंड यू कि आप पहले वीडियो आप देख लें, वीडियो लेक्चर आप देख लें, so that you can have a better understanding. Okay, so अगर आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया है, then we can start now in this chapter हमारा जो फोकस होगा that will be on deformation. ठीक है ना? deformation का मतलब होता है change of shape by applying the force. ठीक है? So let's start solving the questions. Now first question is that a force acts on a body which list contains only quantities that can be changed by the force. मतलब आपने बताना है इन फिजिकल क्वांटिटीज में से फोर्स कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज कर सकती है. First option is mass, shape, velocity, mass, shape, volume, mass, shape and volume, and last option is shape, velocity and volume. अब देखिए जब हम चेंज ऑफ शेप की बात करते हैं तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लेक्चर कि जो फोर्स होती है वो कौन कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, क्या क्या कर सकती है. फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस में है तो उसको मोशन में ला सकती है, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसको स्टॉप करवा सकती है. Force can change the speed, force can change the direction, force can change the shape, and force can produce the turning. लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि force can change the mass of the object. Remember this thing कि mass is the only quantity which cannot be changed by applying the force. Means के only का मतलब ये कि यहाँ पर जो available options हैं उनमें से सिर्फ आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी दैट इज द मास विच कैन नॉट बी चेंज बाय द फोर्स. मास के अलावा शेप भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है. सिंपली आपने बताना ही है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी मे बी चेंज्ड बाय द फोर्स. तो अगेन उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो अगेन इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी डी, शेप, साइज एंड वेलोसिटी. नाउ ये भी बिल्कुल उसी तरह का, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज है. अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी विच प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी चेंज्ड. अभी हमने कहा कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज नहीं हो सकती, दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी यही है, सिंपल क्या होगा, विच प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स. सिंपल ये भी इसी तरह का, इसमें भी होगा इट्स मास. ठीक हो गया बेटा, चले मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this question is related to the types of deformations. क्या है question? Which object behaves as an elastic solid as it deforms? आपने बताना है आउट ऑफ दीज ऑप्शंस कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जो कि इलास्टिकली बिहेव करेगा ऑन डिफॉर्मिंग, मतलब बाय अप्लाइंग द फोर्स टू चेंज इट्स शेप. अब पहले तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं इन आवर फ्रॉम आवर वीडियो लेक्चर ऑफ द टॉपिक कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता क्या है. देखिए इस लेक्चर के अंदर हमने दो तरह के डिफॉर्मेशंस को डिस्कस किया था. फर्स्ट वन इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड सेकंड वाज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होती है दैट इज अ टेम्परेरी डिफॉर्मेशन. मतलब ये कि जब तक आप फोर्स अप्लाई करके रखते हैं ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होता है, जैसे ही फोर्स को रिलीज करेंगे ऑब्जेक्ट विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. This type of deformation is called the elastic deformation. On other hand, we have another type of deformation, that is the plastic deformation. In plastic deformation, once object has changed its shape, अब दोबारा वो अपने शेप को रीगेन नहीं कर सकता, मतलब वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो सकता है, हो जाता है. तो ये डिफरेंस है दोनों में. अब हमने बताना है इन ऑप्शंस में से कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि इलास्टिकली डिफॉर्म्ड हो जाएगा. तो अगर आप ऑप्शंस को देखें, बुलेट हिट्स द सॉलिड, ये भी परमानेंटली डिफॉर्म. जब वॉल में बुलेट हिट करता है तो वॉल का जो शेप है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है. सेम वे अ कार डैमेज इन अ कोलिजन, अ पीस ऑफ मेटल कट बाय अ सॉ. तो ये सारी एग्जांपल्स है परमानेंट डिफॉर्मेशन के, मतलब ये है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के. एक्सेप्ट दैट अ फुटबॉल एज इट किक्ड, जब आप किक करते हैं फुटबॉल को, फॉर टेम्परेली वो फुटबॉल
डिफॉर्म्ड होता है, जैसे आपकी किक रिलीज हो गई तो वो दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। Now, next question. This is again a very important concept we discussed in this chapter, that is called the limit of proportionality. देखिए, जब आप किसी भी इलास्टिक स्प्रिंग को या इलास्टिक मटेरियल को जब स्ट्रेच करते हैं, वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक एक्सटेंड होता है, उसके बाद जो उसकी एक्सटेंशन होती है वो नॉन लीनियरली बिहेव करने लगती है। तो अब हमने बताना है इस ग्राफ से कि वो पॉइंट, वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं कि अगर हमें एक्सटेंशन ग्राफ गिवन हो तो उसमें लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहाँ होता है। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज द पॉइंट जहां से स्प्रिंग नॉन लीनियरली एक्सटेंड होने लगता है, मतलब उसकी जो एक्सटेंशन है वो बिफोर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लीनियर होती है, मतलब फॉर द सेम लोड सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, कांस्टेंट अमाउंट के साथ एक्सटेंशन हो रही होती है। लेकिन जब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रीच करता है इलास्टिक मटेरियल, उसके बाद जो उसमें एक्सटेंशन आती है वो नॉन लीनियर होती है। सो जिस पॉइंट पर ये नॉन लीनियरिटी स्टार्ट हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब सिंपली हमने ग्राफ में बताना है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहां होगी। सो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर ग्राफ स्टार्ट्स टू बिगिन कर्व, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हमने ये इस ग्राफ के अंदर ये पॉइंट लोकेट करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी बिल्कुल वही है, सेम आपने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बताना है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी यही है, which part of the graph shows the limit of proportionality for an elastic solid? कहां पर elastic solid? That is at point P. So these are the some similar type of questions. So these are the self-explanatory. That's why I'm not going in detail of these questions. चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इसी तरह है, एक्सेप्ट दैट पहले वाले क्वेश्चंस में आपने पॉइंट को लोकेट करना था, अब आपने लोड की वैल्यू बतानी है। कौन सी लोड की? जहां पर स्प्रिंग लीनियरली बिहेव कर रहा है, मतलब उसकी जो एक्सटेंशन है वो लीनियर है। तो लीनियर कहां तक होती है? अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो सिंपली आपने वो रेंज डिटरमाइन करनी है कि वो कहां से कहां तक लीनियरली एक्सटेंड हो रहा है। तो देखें, स्टार्ट तो होगा 0 से, अब कहां तक जाएगा ये? आप देखें 10 न्यूटन, बिकॉज जब आप 12 पे जा रहे हैं तो 12 इज आफ्टर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब नॉर्मली अगर आप ग्राफ को देखें तो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास ऑलमोस्ट 11 बन रही है, तो 11 आपके पास ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो दैट्स व्हाई यू विल चूज 10 न्यूटन, मतलब 0 से 10 न्यूटन तक वो लीनियरली एक्सटेंड होगा, उसके बाद वो नॉन लीनियरली एक्सटेंड का मतलब उसके बाद जो उसमें एक्सटेंशन होगी दैट विल बी नॉन लीनियर एक्सटेंशन। ठीक हो गया बेटा? चलो, अब ये भी बिल्कुल इसी तरह का, बस ग्राफ के शेप में थोड़ा सा वेरिएशन है। पहले वाले जितने भी शेप हमने देखे थे वो एक ही टाइप के थे, अब इसमें थोड़ा सा जो एक्सटेंशन ग्राफ गिवन है आपको डिफरेंट शेप का गिवन है। अगेन आपने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को डिटरमाइन करना है कि कहां पर है। सो अगेन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एग्जैक्टली वही पॉइंट होगा जहां से स्प्रिंग के अंदर नॉन लीनियरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप इस ग्राफ को कंपेयर करें प्रीवियस ग्राफ से, तो इसमें भी दिस इज द पॉइंट। इसके बाद आप देखें ग्राफ में कर्व आना स्टार्ट हो रहा है, तो ये कर्व आना ये इंडिकेट कर रहा है कि नाउ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हैज रीच्ड। सो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इस ग्राफ में कहां होगी? एट पॉइंट ए। ठीक हो गया बेटा? चले, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इन दिस क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आपको एक एक्सटेंशन लोड ग्राफ गिवन है, आपने ये बताना है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किस लोड पर है, उस लोड की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो हम ये डिटरमिन कर देते हैं इस ग्राफ के अंदर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा कहां। तो आप देखें दिस इज द पॉइंट जहां पर यह लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑब्टेन हो रहा है, तो आपने लोड की वैल्यू बतानी है। सो दैट लोड इज 60 न्यूटन। अब यहां पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ये हो सकता है कि देखिए इट माइट बी पॉसिबल कि आप बजाय 60 न्यूटन के चूज करने के आप ये एक्सटेंशन की वैल्यू चूज कर लेते 4। सो आप देखिए ऑप्शंस के अंदर आपको 4 भी गिवन है, बट रिमेंबर दिस थिंग, आपको क्वेश्चन में एक्सटेंशन नहीं पूछी, आपको क्वेश्चन में लोड की वैल्यू पूछी है कि किस लोड पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो आपने जो ऑप्शन चूज करना है वो भी लोड वाला चूज करना है। सो करेक्ट ऑप्शन इन फॉर दिस क्वेश्चन इज option C, that is the 60 Newton. Now again ये जो क्वेश्चन है अगेन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से रिलेटेड है, बट इसमें आपने ये बताना है कि जब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किसी भी इलास्टिक मटेरियल की ऑब्टेन हो जाती है, इसके बाद क्या होता है, मतलब ये ग्राफ जो है ये इसका जो बिहेवियर होता है वो किस तरह से होता है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो अगेन जस्ट रिकॉल फ्रॉम द लेक्चर,
ये हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑब्टेन हो जाती है किसी भी इलास्टिक मटेरियल की, इसके बाद जो भी स्प्रिंग है, जो भी इलास्टिक मटेरियल है, इट बिकम्स इजी टू स्ट्रेच। अभी हमें कैसे पता चल रहा है कि ये इजी टू स्ट्रेच हो जाता है? तो देखें, जब आप कंपेयर करेंगे एक्सटेंशन को बिफोर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो आप देखें आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसकी जो एक्सटेंशन है वो रैपिडली राइज कर रही है। मतलब कंपैरेटिवली सेम लोड के लिए जो एक्सटेंशन यहां पर प्रोड्यूस होगी बिफोर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो कम होगी एज कंपेयर टू द एक्सटेंशन विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो दैट्स व्हाई व्हेन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज रीच्ड, देन स्प्रिंग बिकम्स, या जो भी इलास्टिक मटेरियल होते हैं, दे बिकम्स इजी टू स्ट्रेच। तो यहां पर भी सिंपली आपने वही आंसर करना है कि व्हाट विल हैपन, इट सर्टेन लोड, अब यहां पर स्प्रिंग की जगह या वायर है, दैट विल बिकम इजी टू एक्सटेंड। सो मींस के ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, again you have to determine which one is the correct shape for the load extension graph। ठीक है ना, आपको डिफरेंट शेप्स गिवन है, आपने सिंपली बताना है करेक्ट शेप कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, हम कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज द शेप ऑफ द लोड एक्सटेंशन बिकॉज इट rises या it extends linearly up to the limit of proportionality। उसके बाद इसमें नॉन लीनियरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ये एक्सटेंशन है तो डेफिनेटली दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, और इसका जो शेप होगा दैट विल लुक लाइक दिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या है, द ग्राफ शोज द एक्सटेंशन लोड कर्व्स फॉर द फोर फाइबर्स, which fiber is the hardest to stretch over the range of the load shown। आपने बताना है, आपको चार डिफरेंट फाइबर आपको गिवन है, उनके लोड एक्सटेंशंस गिवन है, आपने बताना है आउट ऑफ दीज फोर सबसे हार्डेस्ट वन कौन सा है। तो अगेन जस्ट कमिंग बैक टू द लेक्चर, हमने ये डिस्कस किया था एक टॉपिक, दैट वाज द हुक्स लॉ। उस हुक्स लॉ के अंदर हमने एक टर्म स्टडी किया था, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये एक्चुअली इंडिकेट ये करता है कि कोई स्प्रिंग कितना हार्डर है। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा लार्जर होगी, स्प्रिंग उतना ज्यादा हार्डर होगा। और हार्डर स्प्रिंग जो होते हैं, दे आर डिफिकल्ट टू स्ट्रेच। मतलब जो स्प्रिंग जितना ज्यादा हार्डर होगा, ये भी अंडरस्टूड बात है, उसको स्ट्रेच करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो अगर हम ये ग्राफ में से ये फाइंड आउट करना चाहें, मतलब जो आपको लोड एक्सटेंशन ग्राफ किए हुए उसमें से अगर आप फाइंड आउट करना चाहें विच वन इज द हार्डेस्ट, तो जिसमें एक्सटेंशन सबसे कम प्रोड्यूस हो रही होगी, डेफिनेटली दैट विल बी हार्डेस्ट वन। ठीक है ना। तो अगर हम फॉर द सेम लोड एक्सटेंशन को कंपेयर करें, तो डी इज, जिस डी ग्राफ है या डी फाइबर जो है, इसमें सबसे कम एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, दैट मींस के दिस वन इज द हार्डेस्ट आउट ऑफ these four। तो correct option is again option D। Now moving to the next question, इसमें आपको क्या गिवन है, a metal wire of initial length। मतलब एक मेटल वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ का मतलब होता है जब तक आपने उसमें कोई लोड अटैच नहीं किया, तो जो भी उसकी लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड इट्स इनिशियल या ओरिजिनल लेंथ। वो आपको गिवन है 100 मिलीमीटर्स, extends by 4 millimeters when a load of 2 Newton is added to it। अब यह वायर जो है इट इज एन इलास्टिक मटेरियल, तो आप जब इसमें 2 न्यूटन का लोड ऐड करें, अटैच करें, तो 2 न्यूटन लोड पर उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, वो 4 मिलीमीटर्स हो रही है। अब आपने बताना ये है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर व्हेन फर्दर 3 न्यूटन इज एडेड। मतलब 2 न्यूटन पे तो 4 mm हो गई, तो आप बताएं कि फर्दर 3, मतलब ओवरऑल जब उसमें आप 5 न्यूटन का लोड ऐड करें, तो आप ये बताएं कि उसमें एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी, अज्यूमिंग दैट वायर डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि टिल नाउ, मतलब 5 न्यूटन तक उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो लीनियर होगी, बिकॉज अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी स्प्रिंग जो होता है या जो भी इलास्टिक मटेरियल है वो लीनियरली एक्सटेंड होता है। तो आप जो एक्सटेंशन फाइंड कर रहे होंगे वो लीनियर एक्सटेंशन होगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 2 न्यूटन के लिए 4 mm है, तो 4 न्यूटन के लिए क्या हो जाएगी, 8 mm हो जाएगी। तो उस हिसाब से आपने फाइंड करना है कि टोटल 5 न्यूटन पे आपके पास एक्सटेंशन कितनी होगी। तो देखें, अगर हम इसका चार्ट बना लें कि 2 न्यूटन पे 4 mm की एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, तो 1 न्यूटन पे 2 मिलीमीटर की होगी। ठीक है ना, बिकॉज till now it's extending linearly, तो सेम अमाउंट के साथ एक्सटेंड होगी। तो अब अगर हमारे पास 5 न्यूटन है, बिकॉज 2 ऑलरेडी था, हमने फर्दर 3 ऐड करना था, तो हमारे पास हो गए 5। तो फॉर एवरी
1 न्यूटन अगर 2 mm की एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है तो 5 न्यूटन पे हमारे पास एक्सटेंशन हो जाएगी 10 मिलीमीटर्स की। बट क्वेश्चन के अंदर आपने एक्सटेंशन नहीं फाइंड करनी, आपने ये फाइंड करना है कि इस एक्सटेंशन के साथ अब उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो सिंपली हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ थी 100 mm, उसमें हमने ये 10 एक्सटेंशन 10 मिलीमीटर्स ऐड करने, तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन, या हमारे पास आ जाएगा आंसर, दैट इज 1010 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, ओनली विद दिस डिफरेंस इज दैट प्रीवियस क्वेश्चन में आपको जो लेंथ गिवन थी वो भी मिलीमीटर में थी और एक्सटेंशन भी मिलीमीटर में थी, बट इन दिस क्वेश्चन आपको जो ओरिजिनल लेंथ गिवन है वो मीटर्स में गिवन इंस्टेड ऑफ मिलीमीटर्स। बाकी हर चीज सेम है, तो सिंपली हम उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास मिलीमीटर्स की वैल्यू आएगी उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो भी मीटर्स के गिवन है। तो हमने क्या किया, जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी पहले हमने उसको जिस तरह प्रीवियसली, अगर ये 1 मीटर है तो मिलीमीटर्स में 1000 हो जाएगी, तो हमने एग्जैक्टली वही सेम वे से एक्सटेंशन कैलकुलेट की। अब ये जो वैल्यू मिलीमीटर्स में आई है इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं, सिंपली आपने इसको 1000 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 0.010 मीटर। इसके ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, a spring has a length of 9 centimeters when a load of 200 grams mass, मतलब आपने ये बताना है कि अगर आप, बिकॉज अब आपको लोड की वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे मास की वैल्यू गिवन है, कॉन्सेप्ट इज अगेन सेम, बिकॉज मास को जब आप अटैच करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल एक्सर्ट अ फोर्स, उस फोर्स को ही तो हम लोड कह रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये गिवन है कि अगर आप 200 ग्राम्स का मास जब आप अटैच कर रहे हैं तो 200 ग्राम्स के मास पे उस स्प्रिंग की जो लेंथ बन जाती है, अगेन दिस इज नॉट द एक्सटेंशन, ये आपकी उसकी न्यू लेंथ, मतलब आफ्टर अटैचिंग द 200 न्यूटन अब इसकी लेंथ हो रही है 9 मिलीमीटर्स। तो आपने ये बताना है कि अगर आप इस 200 ग्राम्स को रिप्लेस कर दें विथ 100 ग्राम, तो अब आप बताएं कि अब उस स्प्रिंग की जो टोटल लेंथ होगी अब वो कितनी बनेगी। ठीक है ना, अब पहले तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जब हम 200 ग्राम्स का लोड अटैच करें उस पे लेंथ तो हमें मिल रही है 9 सेंटीमीटर, बट इस लेंथ में एक्सटेंशन कितनी है, बिकॉज दिस लेंथ आल्सो इंक्लूड्स द एक्सटेंशन, तो वो हमें कहां से पता चलेगा, फ्रॉम द ग्राफ। कैसे पता चलेगा, देखें 200 ग्राम्स पे हमें एक्सटेंशन कितनी मिली है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन है तो ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी होगी 7 होगी, बिकॉज ये टोटल 9 है ना, तो अगर आप एक्सटेंशन इसमें से निकाल दें तो यू विल गेट द ओरिजिनल लेंथ, दैट इज 7 सेंटीमीटर। जब आपने 7 सेंटीमीटर ऑब्टेन कर लिया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to find the length if you are replacing this 200 gram with the 100 gram। तो अब सिंपली अगर एक, मतलब 200 ग्राम पे 2 सेंटीमीटर है तो ये अंडरस्टूड होगा, अगर नहीं तो ग्राफ सही में पता चल रहा है कि 100 ग्राम पे एक्सटेंशन कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब ओरिजिनल लेंथ हमारे पास 7 हो गई और 100 ग्राम पे एक्सटेंशन हो गई 1, तो आपके पास जो न्यू लेंथ बन जाएगी दैट विल बी 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सटेंशन की जगह पर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग गिवन है, मतलब लेंथ आफ्टर एक्सटेंशन वो आपको ग्राफ के अंदर गिवन है। देखिए क्या है, spring balances is spring balance is calibrated to give the readings in the newtons, the graph shows how the length of the spring varies। आपने ये बताना है लोड causes spring to balance to extend by 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द बैलेंस रीडिंग, आपने बताना है कि अब आपने ये बताना है कि इस स्प्रिंग की जो अगर एक्सटेंशन 3 सेंटीमीटर हो तो वो एक्सटेंशन कितने लोड पे प्रोड्यूस होगी वो फाइंड आउट करना है। अगेन बिफोर फाइंडिंग दैट लोड हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ कितनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा, अगेन आप इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ जब लोड 0 है उस वक्त इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये जो 2 सेंटीमीटर है दिस इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब ये तो हमें पता चल गया, ये हो गई ओरिजिनल लेंथ। अब ओरिजिनल लेंथ के बाद हमें जो एक्सटेंशन है, जिस एक्सटेंशन पे लोड फाइंड करना है वो एक्सटेंशन है 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है अब हमारे पास टोटल लेंथ इसकी कितनी बन जाएगी 2 + 3, तो इसका मतलब है हमें जो टोटल एक्सटेंशन या टोटल लोड फाइंड करना है वो कितनी लेंथ पे फाइंड करना होगा 5 सेंटीमीटर पे।
अब हम ग्राफ में जाते हैं कि 5 सेंटीमीटर पे कितना लोड है, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है दैट इज द 15 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पहले वाले जो क्वेश्चन थे, यू वर गिवन द मतलब इंफॉर्मेशन इन अ ग्राफिकल फॉर्म, अब आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन है। कॉन्सेप्ट इज अगेन सेम। क्या है आपको, दिस टेबल शोज हाउ द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग वेरीज विद द लोड। आपने बताना है बिटवीन विच टू लोड्स विड यू फाइंड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब पहले आपको ग्राफ गिवन होता था, आप इजीली फाइंड आउट कर लेते थे, जहां पर ग्राफ में कर्व आना स्टार्ट हो गया, जहां पे नॉन लीनियर स्टार्ट हो गए, आप फाइंड आउट कर लेते थे कि दैट पॉइंट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब यहां पर लोड की वैल्यूज आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन है। अब आपने बताना है कि एक्सटेंशन मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहां पर ऑब्टेन हो रही है। अगेन कॉन्सेप्ट इज सेम, जहां तक एक्सटेंशन कांस्टेंट होगी, लीनियर होगी, तब तक जो है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगी। आफ्टर दैट वो नॉन लीनियरली बिहेव करने लगेगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि वो वेरिएशन जो है लोड सॉरी एक्सटेंशन के अंदर वो कहां पर आ रही है। तो अगर हम यहां से कंपेयर करना स्टार्ट करें तो देखें जब लोड जीरो होगा तो डेफिनेटली एक्सटेंशन भी जीरो होगी। आपने लोड 2 न्यूटन अटैच किया, आपको एक्सटेंशन मिल गई 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है 0 से 2 न्यूटन तक आपको एक्सटेंशन जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 3 सेंटीमीटर की। अब जब आप रिप्लेस करें 2 को 4, मतलब आप सेम अमाउंट के साथ लोड को रिप्लेस करें, तो आपको न्यू लेंथ या एक्सटेंशन मिल रही है 6। तो अगेन आप देखें जब आप 0 से 2 मूव कर रहे थे तो आपको एक्सटेंशन का जो डिफरेंस था या जो एक्सटेंशन आपको मिल रही थी वो 3 मिल रही थी। सेम वे जब आप 2 से 4 जा रहे हैं तब भी आपको 3 मिल रही है। सेम वे जब आप 4 से 6 पर जा रहे हैं तब भी आपको 3 मिल रही है। फिर आप 6 से 8 पर जा रहे हैं तब भी 3 मिल रही है। 8 से 10 पर भी 3 मिल रही है। अब जब आप 10 से 12 मूव करते हैं तो अब आप डिफरेंस देखें, 10 पे एक्सटेंशन थी 15, 12 पे हो गई 20। अब यहां पर आपको जो एक्सटेंशन मिल रही है वो 3 नहीं मिल रही, 3 से ज्यादा मिल रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगी वो इन दो लोड्स के दरमियान यहां पर होगी, 12 10 और 12 के दरमियान, इट माइट बी 11, इट माइट बी 10.5, जो भी वैल्यू होगी, लेकिन दैट विल बी इन बिटवीन दीज टू लोड्स, बिकॉज इसके बाद 10 के बाद जो है एक्सटेंशन वो नॉन लीनियर आना स्टार्ट हो गई है। सो दिस इज द पॉइंट या दीज आर द लोड्स बिटवीन विच द एक्सटेंशन जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो ऑब्टेन हो रही है। तो कौन से लोड्स हैं, दीज आर 10 एंड 12 न्यूटन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट a 100 gram mass is suspended from a spring next to a vertical meter roll. The top of the spring length with a 0 centimeter mark, और मतलब जहां से आप स्प्रिंग को अटैच करें वो 0, मतलब जितना जो इसकी मीटर रोल की रीडिंग होगी वही इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये हो सकता है। द बॉटम ऑफ द स्प्रिंग लेवल विथ 27.2 सेंटीमीटर मार्क। अब देखें जब आप इस स्प्रिंग में 100 ग्राम लोड अटैच करें तो आपको जो लेंथ मिल रही है दैट इज 27.2। इसका मतलब है दिस इज नॉट द ओरिजिनल लेंथ। ये लेंथ आपको कब मिल रही है, जब आप 100 ग्राम अटैच कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ आपने करना ये है, अच्छा इसके अलावा एक और भी आपको फर्दर ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि जब आप इस 100 ग्राम को, मतलब इस वाले 100 ग्राम को रिप्लेस करें 600 ग्राम से, तो अब आपको जो लेंथ मिल रही है, अब देखें 100 ग्राम पे आपके पास वैल्यू थी 27.2 सेंटीमीटर, लेकिन जब आप इसको रिप्लेस करें विद 600 ग्राम्स तो आपको जो लेंथ मिल रही है दैट इज 89.7 सेंटीमीटर। अब आपने स्टिल इसमें भी अभी तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑब्टेन नहीं हुई। अब आपने बताना ये इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर ये दो इंफॉर्मेशन, इन पे आपको लेंथ की वैल्यू गिवन है, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने ये बताना है कि अगर हम इस लोड को रिप्लेस कर दें 200 ग्राम से, तो अब आपके पास जो न्यू लेंथ बनेगी, मतलब लेंथ आफ्टर एक्सटेंशन, वो लेंथ आपने बतानी है। ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, 100 ग्राम्स पे आपको जो लेंथ मिली है 27.2। अब जब आप इसको 600 ग्राम से रिप्लेस करें तो आपको जो लेंथ मिल रही है वो है 89.7। और अब आपने फाइंड आउट क्या करना है कि अगर आप 200 ग्राम अटैच करते हैं तो आपको यहां पर लेंथ की वैल्यू कितनी मिलेगी वो आपने फाइंड आउट करना। ठीक है ना। चलें पहले तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जब हम 100 से 600 पर जा रहे हैं तो आपको एक्सटेंशन कितनी मिल रही है। 100 से 600 मतलब 100 से 600 का मतलब है आपने फर्दर 500 लोड अटैच किया, तो 500 पे आपको कितनी एक्सटेंशन मिल रही है वो हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 500 ग्राम्स पे कितनी एक्सटेंशन, मतलब आप 100 से 600 पे मूव करें, मींस कि यू आर एडिंग फर्दर 500 ग्राम्स, तो उस 500 पर जो आपको एक्सटेंशन मिल रही होगी वो होगी, मतलब जो आपको लेंथ मिल रही है दैट इज 62.5 सेंटीमीटर, मतलब ये डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। अब ये एक्सटेंशन या ये जो लेंथ है अगर 500 ग्राम्स पर है, तो अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि फॉर एवरी 100 ग्राम्स वो वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी 100, बिकॉज अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑपरेट नहीं हुई तो एक्सटेंशन सेम अमाउंट के साथ इंक्रीज हो रही होगी, तो फॉर एवरी 100 ग्राम्स जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी वो होगी 12.5, ठीक है ना। अगेन जस्ट रिमेंबर कि ये है फॉर एवरी 100 ग्राम, हमने फाइंड आउट करना है कि 200 ग्राम पे कितनी होगी, तो इसका मतलब ये कि यहां पर जब हम 100 ग्राम अटैच करें तो हमारे पास लेंथ मिली थी 27.2, तो इसका मतलब है इस लेंथ के अंदर ओरिजिनल लेंथ प्लस दिस एक्सटेंशन ये दोनों इंक्लूडेड होंगे, बिकॉज ये 100 ग्राम है। अब हमने 100 से 200 पे जाना है, तो इसका मतलब है ये जो लेंथ हमें 100 ग्राम पर गिवन है, इस लेंथ में अगर हम ये वाली वैल्यू ऐड कर दें फॉर फर्दर 100, बिकॉज हमने 200 पे फाइंड करना था और ये वैल्यू हमें एवरी 100 ग्राम पे मिल रही है, तो अगर ये वाली वैल्यू हम इसमें ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 200 ग्राम्स पे वो वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के अंदर मींस के ये जो थी 27.2, इसके अंदर जो 100 ग्राम पर एक्सटेंशन है वो ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी 200 ग्राम, सो दैट इज 39.7 centimeters, means the option C is the correct one. Now moving to the next question. अब जो questions हैं they are related to the कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है ना। हमने दो तरह की कॉम्बिनेशन स्टडी की थी, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम थोड़ा सा उनको अगेन रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन देम। पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, बिकॉज दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप दो स्प्रिंग्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक आप यहां पर देखें, एक स्प्रिंग आपने अटैच कर दिया, उसके एंड पे आपने दूसरा स्प्रिंग अटैच किया। अब वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जितने भी स्प्रिंग्स को आप एंड टू एंड अटैच करेंगे, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्ट हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। इफेक्ट ये होता है कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर एक स्प्रिंग है जिसमें आपने 10 न्यूटन, अगर 1 किलोग्राम है तो इसको जब आप वेट फाइंड करेंगे तो 10 न्यूटन आएगा। 10 न्यूटन पर अगर उसमें 3 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, तो जितने स्प्रिंग्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते जाएंगे, एवरी स्प्रिंग विल एक्सटेंड विद द सेम अमाउंट। मतलब अगर एक स्प्रिंग 3 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर रहा है तो दूसरा भी 3 एक्सटेंड करेगा, मतलब ओवरऑल एक्सटेंशन जो होगी वो नंबर ऑफ स्प्रिंग टाइम्स बढ़ती जाएगी। अगर आपके पास 2 स्प्रिंग्स हैं वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, अगर आपने 3 स्प्रिंग्स अटैच कर दिए सीरीज में तो वो एक्सटेंशन 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये इफेक्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है जिसमें आपने लोड एल, कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपने अटैच कर दिया, तो अगर एल पे एक्सटेंशन एक्स प्रोड्यूस हो रही है, तो आपने ये बताना है कि अगर आप इस सेम स्प्रिंग को रिप्लेस कर देते हैं विद टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन, तब आप बताएं कि टोटल एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी। देखिए अभी हमने कहा था कि सीरीज के अंदर फॉर एग्जांपल अगर इस स्प्रिंग की एक्सटेंशन 3 सेंटीमीटर थी, तो एवरी स्प्रिंग ये भी 3 सेंटीमीटर एक्सटेंड होगा। अब यहाँ पर एक्स गिवन है तो ये भी एक्स टाइम्स एक्सटेंड होगा, सेकंड वाला स्प्रिंग और 2 स्प्रिंग्स है तो ये भी एक्स टाइम्स एक्सटेंड होगा। तो ओवरऑल एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ स्प्रिंग टाइम्स, तो हमारे पास 2 स्प्रिंग्स है, ईच स्प्रिंग एक्स टाइम एक्सटेंड हो रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल एक्सटेंशन हमारे पास आ जाएगी 2x, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ये रिलेटेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन से। अब अगेन पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और उसमें इफेक्ट क्या होता है, मतलब एक्सटेंशन कैसे वेरी करती है। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इफ यू आर अटैचिंग टू स्प्रिंग्स साइड बाय साइड, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड था, पैरेलल में साइड बाय साइड है, तो इस कॉम्बिनेशन को आप कहते हैं पैरेलल। अगेन नॉट नेसेसरी कि आप 2 अटैच करें, आपकी मर्जी है 2 3 4 जितने भी स्प्रिंग्स आप साइड टू साइड अटैच करेंगे, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्ट भी देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्ट ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल
एक स्प्रिंग जिसमें आपने 5 न्यूटन का या 10 न्यूटन का लोड अटैच किया था, 10 न्यूटन का, जब आप इसको रिप्लेस करेंगे विथ 2 और मोर देन 2 पैरेलल कॉम्बिनेशंस, तो लोड जो होगा वो स्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर ये लोड 10 न्यूटन का, बिकॉज 1 किलोग्राम का मतलब है लोड ये 10 न्यूटन का होगा, तो अगर आप दो स्प्रिंग्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करें तो 10 न्यूटन लोड दोनों स्प्रिंग्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 5 न्यूटन 5 न्यूटन। तो अगर एक्सटेंशन में भी यही होगा, बिकॉज जब आप लोड डिवाइड करें तो अगर एक स्प्रिंग, जब वो सिंगल स्प्रिंग अगर फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो रहा था, तो जब आप इसको रिप्लेस कर देते हैं विथ 2 स्प्रिंग्स इन अ पैरेलल, तो ईच स्प्रिंग विल एक्सटेंड हाफ ऑफ दैट वैल्यू, बिकॉज एक्सटेंशन डिपेंड करती है लोड पे। तो अगर 10 न्यूटन पर वो मतलब 3 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो रहा था, अब 5 ईच स्प्रिंग इज हैविंग अ लोड ऑफ 5 न्यूटन, तो अब इस ईच स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगी वो भी 10 का हाफ हो जाएगी, मतलब 3 का हाफ हो जाएगी, दैट विल बी 1.5 सेंटीमीटर। तो ये इफेक्ट होता है पैरेलल है। सीरीज में ओवरऑल एक्सटेंशन इंक्रीज होती जाती है, पैरेलल में ओवरऑल एक्सटेंशन डिक्रीज होती है, मतलब बिकॉज सीरीज में आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, सीरीज में आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप एक्सटेंशन को डिवाइड करते जाते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आप अटैच करेंगे एक्सटेंशन उतने टाइम्स डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। ये डिफरेंस होता है सीरीज और पैरेलल का। अब आते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन में स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय 4 सेंटीमीटर जब उसमें आप लोड अटैच करें 10 न्यूटन का, तो अब आपने बताना है कि उसी सेम स्प्रिंग को अगर आप रिप्लेस कर देते हैं विथ 2 पैरेलल कॉम्बिनेशंस और लोड आप अटैच करते हैं 30 न्यूटन का, तो आप बताएं कि ईच स्प्रिंग में कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो अगेन हम पहले से देख लेते हैं कि अगर ये 30 न्यूटन है, तो 30 न्यूटन का मतलब है, अभी हमने कहा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लोड डिवाइड होता है, तो मतलब ईच स्प्रिंग विल एक्सपीरियंस अ लोड ऑफ 15 न्यूटन। तो अब इस इंफॉर्मेशन से पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि 15 न्यूटन पर एक्सटेंशन कितनी होगी। तो देखिए 10 न्यूटन पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 न्यूटन पर एक्सटेंशन हो रही है 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब अगर हम इसका हाफ कर दें 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एक्सटेंशन आ जाएगी 2। अब हमारे पास जो लोड गिवन है 15 है, मतलब 5 का 3 टाइम्स है, तो जब हम 5 का 3 टाइम्स करेंगे तो एक्सटेंशन भी 2 का 3 टाइम्स हो जाएगी, दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है अब ईच स्प्रिंग जो एक्सटेंड होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चले मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर दोनों कॉम्बिनेशंस को मर्ज किया गया है। कैसे मर्ज किया गया है, देखिए a load L is suspended from two springs that are in parallel, the extension of each spring is x। पहले ये है कि दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में और दोनों स्प्रिंग्स की जो एक्सटेंशन है वो x है। अब आप ये करें कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप रिप्लेस करें सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अब आपने बताना है कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी। अब देखें हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब इस एक्सटेंड जो ईच स्प्रिंग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो एक्सटेंड हो रहा है एक्स, ठीक है ना। तो पहले हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर देते हैं विद अ सिंगल स्प्रिंग। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे विद अ सिंगल स्प्रिंग, तो देखें अभी हमने कहा पैरेलल में एक्सटेंशन डिवाइड होती है, तो जब ये सिंगल स्प्रिंग में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, बिकॉज 2x थी तभी पैरेलल में जाके ये x दोनों में इक्वली डिवाइड हो गई, ठीक है ना। तो ये 2x का बाई जब आपने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को कन्वर्ट कर दिया सिंगल स्प्रिंग में। अब इसी सिंगल स्प्रिंग को हम ले जाते हैं सीरीज में, अब देखते हैं कि इफेक्ट क्या होगा। अब जब हम सीरीज में ले जाएंगे तो अभी हमने कहा था प्रीवियसली कि जब आप सीरीज में स्प्रिंग को अटैच करते हैं तो एक्सटेंशन उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, तो जितने टाइम्स मतलब नंबर ऑफ स्प्रिंग टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। तो अगर एक स्प्रिंग की एक्सटेंशन 2x है, जब आप इसको सीरीज में अटैच करेंगे तो एवरी स्प्रिंग विल एक्सटेंड बाय 2x, तो ओवरऑल जब आप इसकी एक्सटेंशन फाइंड करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 4x, बिकॉज आपके पास 2 स्प्रिंग्स हैं, ईच स्प्रिंग इज एक्सटेंडिंग 2x, तो ओवरऑल आपके पास टोटल एक्सटेंशन जो आ जाएगी दैट विल बी 4x, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज फॉर यू, आपको टाइम एलोकेट कर देता हूं, आपने इसी टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट सॉल्विंग। आपने ये बताना है कि
अगर ये 90 न्यूटन है एंड दिस इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 स्प्रिंग्स, तो ईच स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कितनी होगी? ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 23 था, उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन, अगर आपको स्टिल कोई डिफिकल्टी हो तो लेट मी एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है। देखिए, जब आपके पास 90 न्यूटन है, तो जब आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन स्प्रिंग से रिप्लेस कर देंगे, तो 90 न्यूटन तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ईच स्प्रिंग विल एक्सपीरियंस अ लोड ऑफ 30 न्यूटन। तो अब आपने बताना है कि अगर वो 15 न्यूटन पर 6 सेंटीमीटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो बताएं 30 पे कितना होगा? सिंपली इसका डबल हो जाएगा। ठीक है ना? देखें, 15 न्यूटन पर अगर 6 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 30 पर इसका डबल हो जाएगा। मतलब अब जो ईच स्प्रिंग जिसमें जिसका लोड अब 30 न्यूटन है, उसमें एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी? दैट इज 12। So this is all about the MCQs of this chapter. I hope your concepts are clear. Agar still you have any difficulty related to any topic, you can contact me on my email address or on my WhatsApp number. Allah Hafiz. See you with some more video lectures very soon. Take care.